हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अल्काइन और अल्काइन की प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर और उसके रिएक्शंस को पढ़ेंगे। तो जैसे अल्कीन और अल्केन और अल्कीन को हमने पढ़ा, ये सारे हाइड्रोकार्बन हैं और इनके ये जो मेन हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन का, इनमें इन सभी हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने पढ़ना है। तो जैसे हमने अल्केन को पढ़ा, उसके बाद अल्कीन को पढ़ा और अब हम अल्काइन को पढ़ रहे हैं। अब अल्काइन पहले हम देखते हैं कि ये किस कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये पहले तो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का एक टाइप है और उसके बाद ये अनसेचुरेटेड की कैटेगरी के अंदर आता है। जब आपने सैचुरेटेड और अनसेचुरेटेड को पढ़ा तो उसमें सैचुरेटेड के अंदर सिर्फ अल्केन आते हैं और जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसेचुरेटेड के अंदर अल्कीन और अल्काइन आते हैं। तो अल्कीन और अल्काइन, यहाँ पर अल्काइन जो हैं ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, ये अल्काइन कहलाते हैं। तो यहाँ पर अल्काइन के एग्जांपल आप देख सकते हैं। ये इथाइन है, ये एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। और ये प्रोपाइन है, इसके अंदर भी कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ऐसा नहीं कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ एक ही ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ट्रिपल बॉन्ड एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो सकते हैं एक कंपाउंड के अंदर। तो ये इस तरह से, और ये आपके पास ब्यूटाइन है या फिर इसे ब्यूट वन वाइन कहते हैं क्योंकि ये 1 पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, फर्स्ट पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो ये जो है नेमिंग की बात है कि किस तरह से आप उसकी नेमिंग करते हैं, वो नोमेनक्लेचर के अंदर आता है। लेकिन ये 3 फर्स्ट जो मेंबर हैं अल्काइन की फैमिली के, वो ये मौजूद हैं। अब अल्काइन का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n-2 है। इसके हिसाब से आप किसी भी कंपाउंड का कार्बन के नंबर के हिसाब से उसका फार्मूला आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर प्रोपाइन का आपको फार्मूला नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि इसके अंदर कार्बन जो है वो 3 है, तो आप कार्बन का जो नंबर है वो इस n की जगह पुट करके आप इस प्रोपाइन का फार्मूला निकाल सकते हैं। तो ये प्रोपाइन का फार्मूला जो है वो C3 और H4 हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसका फार्मूला आई थिंक होगा। सी ये यहाँ पर 3 आ जाएगा तो ये आपके पास 6 हो जाएगा, और -2 तो ये C3H4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोपाइन का फार्मूला हो जाएगा। तो इस फार्मूले से आप किसी का भी फार्मूला निकाल सकते हैं। और ये आप यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हैं कि 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर साइड में हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के साथ कार्बन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है। अब स्ट्रक्चर की जब हम बात करें इथाइन का, तो इथाइन फर्स्ट मेंबर है अल्काइन की फैमिली का, और इथाइन को हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे एसिटिलीन भी हम कहते हैं। और जैसे हम इथाइन को हम इथाइलिन कहते हैं, इसी तरह से इथाइन को हम एसिटिलीन कहते हैं। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एटम जो है वो इससे परपेंडिकुलरली बेंडेड नहीं है, किसी भी एंगल पे नहीं है, बल्कि ये इनके बीच में जो बॉन्ड का एंगल है वो इसे हम कहते हैं 180 डिग्री एंगल इसका मौजूद है। तो इसका लीनियर स्ट्रक्चर है, बॉन्ड एंगल जो है वो 180 डिग्री है, और यहाँ पर बॉन्ड की जो लेंथ है वो 1.20 एंगस्ट्रॉन है, 1.20 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये अल्केन और अल्कीन से कम है। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्काइन के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो अल्केन और अल्कीन के कंपैरिजन में ज़्यादा है या कम है, तो ये आपके पास इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है। अल्काइन की जो बॉन्ड लेंथ है वो अल्कीन और अल्केन से कम है, ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि अल्केन के अंदर जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉन होती है, और अल्कीन के अंदर 1.34 एंगस्ट्रॉन होती है, जबकि अल्काइन के अंदर 1.20 एंगस्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये बॉन्ड एंगल, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे उतने जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की जो ऑर्डर है या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड जो है उसके हिसाब से ये डिक्रीज़ होती है। अब ईच कार्बन इज़ sp हाइब्रिडाइज्ड, इनमें जो कार्बन हैं, कार्बन एटम जो हैं अल्काइन के, ये sp हाइब्रिडाइज हैं। इसका मतलब है जो भी sp हाइब्रिड कार्बन होता है वो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। अब यहाँ पर ये 2 कार्बन जो है वो ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में वो कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है वही कार्बन sp हाइब्रिड होता है। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो कार्बन होगा ये sp3 हाइब्रिड होगा, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पर भी ये दोनों कार्बन होंगे जो sp हाइब्रिड होंगे, बाकी ये वाले जो कार्बन हैं ये sp3 हाइब्रिड हैं। तो ये इस तरह से मतलब देखना है कि कार्बन कितना बॉन्ड बना।
अब इसके मॉलिक्यूलर वाले स्ट्रक्चर को हम देखते हैं कि किस तरह से इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो रही है और किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। तो सबसे पहले अगर आप sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो उसमें एक s ऑर्बिटल और एक जो है वो p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं और ये मिक्स होकर दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो यहाँ पर दो जो है ये कार्बन के पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये वाले जो ब्लैक वाले स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ये एक इस कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और इसी दूसरे कार्बन के भी ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। और ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। दो कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है ये sp और sp बॉन्ड है, मतलब कि sp और दूसरे भी sp ऑर्बिटल्स के बीच में ये बॉन्ड है। जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ये भी एक sp और दूसरा हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है। यहाँ पर s और sp ऑर्बिटल्स के बीच में यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है और बॉन्ड बन रहा है। तो sp जितने भी कार्बन के जो sp ऑर्बिटल्स हैं ये sp ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। बाकी जो पाई बॉन्ड है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे होते हैं और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पर कौन से बच जाते हैं। एक p को अगर आप देखते हैं तो उसमें px, py और pz जो है वो तीन ऑर्बिटल्स होते हैं और ये px जो है ये हाइब्रिड हो गया s के साथ, तो ये sp के अंदर चला गया। लेकिन बाकी के जो py और pz वाले जो ऑर्बिटल्स बच जाते हैं, अब ये ऑर्बिटल्स ये पाई बॉन्ड बनाते हैं और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पर ये आपको रेड वाला जो ऑर्बिटल दिख रहा है ये py है और ये ग्रीन वाला pz है। तो ये दूसरे कार्बन के अनहाइब्रिड py और pz ऑर्बिटल से ये बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पर pz है दूसरे pz से बॉन्ड बनाएगा और py जो है ये दूसरे py से बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से दो पाई बॉन्ड बन जाएंगे कार्बन और कार्बन के बीच में। तो यहाँ पर ये दो पाई बॉन्ड बन चुके हैं और पाई बॉन्ड हमेशा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे होते हैं। तो अगर हम टोटल बॉन्ड देखें कि कितने बॉन्ड बन रहे हैं इस इथाइन के मॉलिक्यूल के अंदर, तो यहाँ पर ये एक और ये दो जो है इसके अंदर पाई बॉन्ड मौजूद हैं और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड जो है ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा, तीन जो है इसमें सिग्मा बॉन्ड मौजूद हैं। तो तीन सिग्मा और दो पाई बॉन्ड इस इथाइन के मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हैं। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। तो जितने भी अल्काइन हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। पहले तो ये कलरलेस हैं और ऑर्डरलेस हैं, इनका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस गैसेस हैं और इनके अंदर ऑर्डर भी नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती। इसमें सिर्फ एक ही गैस है जिसका नाम है एसिटिलीन या फिर इसे हम इथाइन कहते हैं। तो जो फर्स्ट मेंबर है उसका एक उसकी स्मेल होती है गार्लिक लाइक, जो लहसुन है उसकी तरह उसकी स्मेल होती है। बाकी सारे मेंबर्स जो है उनकी कोई स्मेल नहीं होती, कोई कलर नहीं होता। सॉल्युबिलिटी की जब हम बात करें तो ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये नॉन पोलर स्ट्रक्चर है। मतलब कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और दूसरा भी हाइड्रोजन है। तो अब इसके अंदर अगर आप देखें तो कोई भी बॉन्ड पोलर बॉन्ड नहीं है। और पोलर बॉन्ड का मतलब है कि उसके अंदर कोई चार्जेस आ जाएं, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस हों, तो ऐसा कहीं भी आपको नहीं दिख रहा है। तो अगर पोलरिटी नहीं है तो यहाँ पर ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे, क्योंकि वाटर एक पोलर स्ट्रक्चर है। तो ये इनसॉल्युबल हैं वाटर के अंदर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं वो नॉन पोलर होते हैं। तो ये नॉन पोलर वाले जो अल्काइन है ये नॉन पोलर वाले सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होंगे। तो यहाँ पर अल्काइन, ईथर और एसीटोन और इथाइल एसीटेट, ये जितने भी सॉल्यूशन हैं ये कौन से सॉल्वेंट हैं, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर अल्काइन सॉल्युबल होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम देखें तो ये इंक्रीज़ होती है विद इंक्रीजिंग मॉलिकुलर मास। अगर आप अगर आप इथाइन का देखेंगे तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा और प्रोपाइन का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होगा, ब्यूटाइन का उससे भी ज़्यादा होगा। मतलब जिस तरह से मॉलिकुलर मास जो है वो बढ़ता जाता है उसी तरह से इनकी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ती जाती है। और इनका अगर आप जनरल देखें तो इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्काइन जो जितने भी हैं अल्केन जितने भी हैं अल्केन से इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अल्केन जो है वो स्टेबल हैं, इनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो ये थोड़े से अनस्टेबल होते हैं और इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। जबकि अल्काइन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन, ठीक है। तो अल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है और अल्काइन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर कह सकते हैं। उसके बाद है स्टेट्स, और स्टेट में जो फर्स्ट थ्री मेंबर हैं मतलब कि इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन ये गैसेस हैं। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन ये तीन गैसेस हैं। उसके बाद 12 तक जो है वो लिक्विड्स हैं और 12 कार्बन के आगे जितने भी मेंबर्स हैं वो सॉलिड होंगे, लेकिन सॉफ्ट सॉलिड्स होंगे। तो ये वही है जिस तरह से हमने अल्केन और अल्कीन को देखा। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन की प्रिपरेशन बाय एलिमिनेशन मेथड्स, एलिमिनेशन रिएक्शंस।
तो अल्काइन को हम किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, तो अल्काइन के लिए दो मेथड्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक ही मेथड को डिस्कस करते हैं और वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। जब भी प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन की बात की जाए तो एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन हैं जिनसे हम कुछ भी अल्काइन को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अब एलिमिनेशन का मतलब क्या है? एलिमिनेशन का मतलब है किसी भी एटम्स को या ग्रुप ऑफ एटम को किसी मॉलिक्यूल से निकाल देना, उनको एलिमिनेट कर देना, उनको रिमूव कर देना। तो एलिमिनेशन का मतलब है रिमूव करना या निकाल देना। तो अब जनरल मेथड के अंदर क्या होगा कि जब भी हम एलिमिनेशन का रिएक्शन कर रहे होंगे तो उसमें कोई ना कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिमूव हो रहे होंगे और इसमें एडजेसेंट कार्बन, मतलब कि दो बराबर वाले कार्बन, ये दो एडजेसेंट कार्बन है, इन दोनों कार्बन से एक एक जो एटम है वो रिमूव होगा और दो एटम्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो ये वाले रिएक्शंस एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। अब इनके रिमूव होने की वजह से अल्काइंस बनेंगे और किस तरह से ये अल्काइन बनेंगे उसके लिए दो हमारे पास मेथड्स हैं। इन दोनों मेथड्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब पहला मेथड है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, दूसरा मेथड है डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स। अब पहले डाइहैलाइड्स को अगर आप देखें तो डाइहैलाइड्स का मतलब है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर दो हैलोजन एटम्स हो। दो हैलोजन एटम, हैलोजन आपको पता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन्स होते हैं। तो इनके अंदर यहाँ पर डाइहैलाइड और टेट्राहैलाइड, इन दोनों की हम एलिमिनेशन करते हैं या डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं। ये जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है ये एक्चुअली एलिमिनेशन का ही रिएक्शन है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव हो रहे हैं। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन के अंदर रिमूवल होगी दो हैलोजन एटम और दो हाइड्रोजन एटम की, और ये दोनों एडजेसेंट कार्बन, मतलब कि दो बराबर वाले कार्बन के साथ होगी। ठीक है, तो विसिनल का मतलब क्या है? विसिनल और जेमिनल ये दो टर्म्स आते हैं जब भी हम दो एटम या दो ग्रुप ऑफ एटम को कार्बन पर अटैच देखते हैं, तो यहाँ पर विसिनल और जेमिनल का कॉन्सेप्ट आता है। अब विसिनल का मतलब है कि जब ये दो जो ग्रुप हैं, ये दोनों ग्रुप दो बराबर वाले कार्बन के साथ अगर अटैच हैं ये दोनों ग्रुप, तो ये वाला विसिनल कहलाता है। तो अब यहाँ पर ये दो हैलोजन, दो बराबर वाले दो एडजेसेंट एटम्स पर, कार्बन एटम्स पर मौजूद हैं, तो ये विसिनल डाइहैलाइड कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर दो एक ही कार्बन पर ये दो जो है वो हैलोजन एटम मौजूद हो और ये सारा कंपाउंड हो, तो इस तरह से अब ये दोनों एक ही कार्बन पर मौजूद हैं, दोनों हैलोजन, तो ये जेमिनल डाइहैलाइड कहलाएगा। तो डाइहैलाइड जो है वो विसिनल भी हो सकते हैं और जेमिनल भी हो सकते हैं, और विसिनल जो हैं उनसे हम ये प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो अगर आप विसिनल डाइहैलाइड को देखेंगे तो दो बराबर वाले कार्बन के साथ वो हैलोजन एटम मौजूद। अब इसमें हमें प्रोसेस क्या करना है कि हम अल्कोहलिक सॉल्यूशन होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, KOH, इसे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हम एक सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें अल्कोहल भी मौजूद होता है, मतलब कि अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, और इससे हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं इस डाइहैलाइड की। ठीक है, तो पहले हम एक डाइहैलाइड लेते हैं, यहाँ पर आप इस रिएक्शन को देख सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है, पहले हमने डाइहैलाइड लिया है। अब इस डाइहैलाइड का नाम क्या है, 1,2-डाइब्रोमो इथेन। डाइब्रोमो का मतलब है दो ब्रोमीन मौजूद हैं और ये खुद इथेन है। ठीक है, तो इथेन का मॉलिक्यूल है जिसमें दो ब्रोमीन के एटम मौजूद हैं, तो इसका नाम है 1,2-डाइब्रोमो इथेन, और इसको हमने अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाया है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, जिसमें अल्कोहल, और साथ में हमने इसको हीट किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होने जा रहा है आप देख लें कि पहले क्या होगा कि इसमें एक ब्रोमीन और एक जो है वो हाइड्रोजन का एटम रिमूव होगा, और ये किस तरह से रिमूव होगा कि पोटेशियम जो होगा ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा और बना लेगा KBr, जिसे हम पोटेशियम ब्रोमाइड कहते हैं, और यहाँ पर OH जो है ये OH इस हाइड्रोजन को ले जाएगा और यहाँ पर वाटर बना लेगा। ठीक है, तो अब ये दो जो ग्रुप हैं ये रिमूव हो गए हैं, तो इसकी वजह से इन दोनों कार्बन की जो है एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। ये वही प्रिपरेशन का मेथड है जिस तरह से हमने अल्कीन को प्रिपेयर किया था। तो यहाँ पर एक अल्कीन बन जाएगा। अब इस अल्कीन के पास एक और फिर से हैलोजन जो है ये वाला मौजूद है। अब हमने सिर्फ एक ही हैलोजन को यहाँ पर रिमूव किया है, तो अब ये भी एक अल्कीन बन गया है। हमें अल्काइन बनाना है अभी, तो ये इसमें एक ब्रोमीन मौजूद है और इसका नाम है विनाइल ब्रोमाइड। विनाइल इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड मौजूद है इसमें और एक ब्रोमीन भी मौजूद है, तो ये विनाइल ब्रोमाइड कहलाता है। अब इसको दोबारा से ये फर्दर रिएक्शन चलेगा और इसमें दोबारा से ये वाला पोटेशियम जो है ये इससे दोबारा रिएक्ट करेगा, और इस बार ये ब्रोमीन और दूसरे
हाइड्रोजन को ले जाएगा, जिसकी वजह से एक और वैलेंसी फ्री हो जाएगी और इसकी वजह से एक और एक और बॉन्ड बनेगा, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और ये KBr और H2O ये दोबारा से सेम बनेंगे और इस बार जो है ये इथाइन बन जाएगा। तो 2 स्टेप के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है और दोनों स्टेप के अंदर यहाँ पर एक में जो है वो अल्कीन बन रहा है, दूसरे में अल्काइन बन रहा है। तो दोनों 2 बार हमने जो है वो 2 ग्रुप्स रिमूव करने हैं। तो इस तरह से 2 जो है हैलोजन रिमूव हुए, 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए और 2 जो है बॉन्ड और बने, जिसकी वजह से ट्रिपल बॉन्ड हो गया और इथाइन बन गया। तो ये फर्स्ट रिएक्शन था एलिमिनेशन का, जिसमें हमने अल्काइन को प्रिपेयर किया। नेक्स्ट रिएक्शन है डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हैलाइड्स, और इस बार टेट्रा हैलाइड की हम डी हेलोजिनेशन करेंगे, जिसमें हम हेलोजन को सिर्फ रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करेंगे। तो इससे हम बना सकते हैं अल्काइन। और यहाँ पर जिंक डस्ट को हम यूज़ करेंगे, मतलब कि जो जिंक का एलिमेंट है उसका हम एक पाउडर फॉर्म यूज़ करेंगे और उससे हम इन ब्रोमीन के एटम को, मतलब कि हेलोजन को रिमूव कर रहे होंगे। डी हेलोजनेशन का मतलब है कि हेलोजन को रिमूव करना। तो अब पहले क्या होगा, अब ये जिंक जो है ये 2 ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है और ये फर्स्ट बार जब रिएक्ट करेगा तो ये 2 ब्रोमीन एटम को रिमूव कर लेगा और इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा कि ZnBr2 ये जो है जिंक ब्रोमाइड बन जाएगा और इसके साथ साथ यहाँ पर इथीन बनेगा और इसके पास दोबारा से ये वाले 2 जो है ये ग्रुप मौजूद हैं, 2 ब्रोमीन के एटम अब फिर से मौजूद हैं। तो अब ये दोबारा ये रिएक्शन पे चलेगा और अब ये जिंक जो है ये 2 और एटम्स को ले जाएगा, जिसकी वजह से एक ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और ये अल्काइन बन जाएगा। तो ये उसी टाइप उसी मेथड का है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर टेट्रा हैलाइड है जिसमें हम 4 ब्रोमीन के एटम को रिमूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइंस। जो टर्मिनल अल्काइंस हैं उनकी एसिडिटी क्या है, मतलब कि वो एसिडिक इन नेचर हैं या नहीं है। तो यहाँ पर इसके अंदर अब अल्काइन की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक ख़ास प्रॉपर्टी आ जाती है जिसे हम एसिडिटी का नाम देते हैं और ये जो है एसिडिक इन नेचर हो जाते हैं। अल्काइन एसिडिक इन नेचर हैं, जबकि अल्केन और अल्कीन के अंदर ये ज़्यादा एसिडिक नेचर हमें नहीं पाई जाती। अब अल्काइन ये किस तरह के एसिड होंगे, सबसे पहले तो ये वीक एसिड्स होंगे और वीक एसिड भी सिर्फ वही अल्काइन होंगे जो टर्मिनल अल्काइंस हैं। टर्मिनल अल्काइन का ऐसा मतलब ये है कि ऐसे अल्काइन जिनके अंदर जो ट्रिपल बॉन्ड है वो सिर्फ साइड पे मौजूद हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये एंड पर अगर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है और ये सारी चेन जो है वो जा रही है, तो ये एंड पर अगर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा तो ये टर्मिनल अल्काइन कहलाएगा। और टर्मिनल अल्काइन के एग्जांपल्स में जैसे इथाइन आ जाता है, 1 प्रोपाइन है या फिर 1 ब्यूटाइन है, तो ये सारे टर्मिनल अल्काइंस हैं। अब इन टर्मिनल अल्काइन के अंदर क्या होगा कि एसिडिटी होगी और ये वीक एसिड्स बन जाएंगे। अब ये वीक एसिड क्यों हैं, ये इसलिए क्योंकि इनके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है वो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। और sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्या होता है कि जो कार्बन है वो स्लाइटली एसिडिटी काज करता है sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। अब sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक s और एक p ऑर्बिटल है और s का जो परसेंटेज है वो 50% है और p का भी जो है परसेंटेज 50% है, क्योंकि सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल हैं और दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 50-50% होगा। तो इसमें s कैरेक्टर 50% है और p कैरेक्टर भी 50% है। अब s का जो 50% कैरेक्टर है, s जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ज़्यादा s कैरेक्टर की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो s की वजह से बढ़ जाती है, फिर ज़्यादा s कैरेक्टर की वजह से बढ़ जाती है। और जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ये थोड़ा ज़्यादा पोलर होने लगता है, मतलब कि इनके ऊपर चार्जेस आने लगती हैं, ये ज़्यादा पोलर हो जाता है और इस पोलरिटी की वजह से यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसको एब्स्ट्रैक्ट करना एक बेस के लिए ईजी हो जाता है, मतलब कि ये हाइड्रोजन ईजीली रिमूव हो जाता है। तो अगर हाइड्रोजन किसी भी एटम से रिमूव हो पा रहा है तो इसका मतलब है वो एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि एसिड वही होता है जो H+ आयन डोनेट करे, तो यहाँ पर ये H+ आयन डोनेट कर पाता है और इस पोलैरिटी की वजह से यहाँ पर H जो है ये हाइड्रोजन जो है रिमूव हो पाता है। अब एसिडिटी को हम प्रूफ कर सकते हैं कि वाकई ही ये एसिडिक इन नेचर हैं। हम इसके लिए ये 2 रिएक्शंस कर सकते हैं, जिसमें हम AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवा सकते हैं या कॉपर क्लोराइड से हम रिएक्शन करवा सकते हैं। तो ये इथाइन है
और इथाइन को हम रिएक्शन करवा रहे हैं AgNO3। तो अब इसमें अमोनिया के मीडियम में हम ये रिएक्शन करवाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर एक वाइट PPT बनेगा और ये वाइट PPT सिल्वर एसिटिलाइड कहलाता है। ठीक है, तो सिल्वर एसिटिलाइड एक वाइट PPT है और वाइट PPT ये हमें विजिबल होता है, हम देख सकते हैं इसको। तो इसलिए ये जो रिएक्शन है ये आइडेंटिफाई करने के लिए भी काम आते हैं, क्योंकि सिर्फ अल्काइन ही है जो ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, टर्मिनल अल्काइन ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और बाकी अल्केन और अल्कीन ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दो जो एटम है ये इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, दो सिल्वर के एटम्स, और ये वाटर भी यहाँ से बन जाएगा। अब दोबारा ये जो रिएक्शन है यहाँ पर भी ये कॉपर वाले जो एटम्स हैं ये इसको यहाँ पर हाइड्रोजन को जो है वो रिप्लेस कर देंगे और इस तरह से यहाँ पर कॉपर एसिटिलाइड भी बन जाता है। तो ये एक रेड PPT है, रेड कलर का PPT है और ये दोनों प्रेसिपिटेट जो हैं ये PPT ये विजिबल होते हैं, इनको हम देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर टर्मिनल अल्काइंस को ये आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। जब भी हमारे पास कोई कंपाउंड है इसको हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम उसको इन मेटल से रिएक्शन करवा सकते हैं और अगर ये PPT बन रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि ये टर्मिनल अल्काइन है। तो टर्मिनल अल्काइन को इस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है। अब यहाँ पर इस कैरेक्टर जो है इसको भी हम देख सकते हैं कि इथेन का जो है उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और उसमें जो s कैरेक्टर है वो 25% है, क्योंकि p के जो हैं वो 3 ऑर्बिटल हैं और s का 1 ऑर्बिटल है, तो इसका परसेंटेज 25 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर pKa जो वैल्यू है इसकी, अब pKa वैल्यू क्या है कि ये एक ऐसी वैल्यू है जो हमें बताती है कि कौन कितना एसिडिक है। अगर किसी कंपाउंड की pKa वैल्यू ज़्यादा है तो वो बहुत ही वीक एसिड होगा, अगर pKa वैल्यू कम है तो फिर वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अगर आप इसकी pKa वैल्यू देखें तो कोई नहीं है, इसका मतलब है बिल्कुल ही ये एसिडिक नहीं है, ये बिल्कुल नॉन पोलर है। ठीक है, उसके बाद इथीन जो है, इथीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसमें एस कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा है, 33% है, तो इसकी pKa वैल्यू 44 है, बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है ये बहुत ही वीक एसिड होगा, सबसे ज़्यादा वीक एसिड होगा। उसके बाद इथाइन है और इथाइन की जो pKa वैल्यू है वो 25 आपको नज़र आ रही है 50% एस कैरेक्टर के साथ। तो इसकी देखें pKa वैल्यू थोड़ी कम है और जब कम pKa वैल्यू होती है तो थोड़ा ज़्यादा एसिड होता है, तो ये थोड़ी ज़्यादा, इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो एसिडिक है वो इथाइन है। तो अल्काइन को इसीलिए हम एसिडिक इन नेचर कहते हैं। अब एक सेल्फ असेसमेंट जो आपकी बुक में है कि डिस्टिंग्विश इथीन फ्रॉम इथाइन, तो हमें इथीन और इथाइन इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम ये रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी मेटल कंपाउंड का हम रिएक्शन कर सकते हैं और इससे हमें, अगर ये वाइट PPT बन रहा है तो इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर अल्काइन है या फिर अल्कीन है। अगर PPT नहीं बना तो वो अल्कीन होगा, अगर PPT बन जाएगा तो अल्काइन होगा। तो यहाँ पर हम इस रिएक्शन को एंड करते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन में हम रिएक्टिविटी और रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।